अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब तक माना जा रहा था कि इस पूरे प्रोग्राम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की सबसे बड़ी भूमिका होगी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक एमका के नए 110 से 120 किलोन्यूटन इंजन के विकास में भी एचएएल लीड नहीं करेगा, बल्कि एक सपोर्टिंग पार्टनर की भूमिका निभाएगा। तो क्या सरकार अब पूरी तरीके से एचएएल के खिलाफ हो चुकी है? क्या सरकार एचएएल की जिम्मेदारियां कम कर रही हैं? और क्या पूरा इंजन गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट और फ्रांस की सैफरान ही मिलकर बनाएगी? और इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों को विस्तार से समझेंगे और हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार एचएएल को अचानक से साइडलाइन क्यों किया जा रहा है। क्या एचएएल को पूरी तरीके से इन प्रोग्राम से दूर रखने का यह प्रयास है? और इस पे डिफेंस एनालिस्ट क्या कहते हैं, हम ये भी समझेंगे। पहले हम बात करते हैं एमका की। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम एमका के नाम से जानते हैं, यह भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है और इस विमान में स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एआई आधारित मिशन सिस्टम, इंटरनल वेपन बे, एडवांस सीसा रडार और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी आधुनिक तकनीकें होंगी। लेकिन किसी भी फाइटर जेट की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसका इंजन। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के शुरुआती प्रोटोटाइप में अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगाया जाएगा, लेकिन एमका के फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट के लिए अभी भारत एक पूरी तरीके से नया 110 से लेकर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला स्वदेशी इंजन विकसित करना चाहता है, और यही इंजन आज इस खबर का केंद्र भी है। दरअसल अभी तक अगर हम एचएएल की भूमिका को देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो काफ़ी बड़ी हैं। अगर हम भारत के पिछले सभी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों को गौर से देखें, चाहे वो HF-24 मारुत हो, चाहे वो तेजस मार्क 1 हो, चाहे वो तेजस मार्क 1 अल्फा हो या फिर तेजस मार्क 2 हो, तो हर लगभग जगह पर हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुख्य उत्पादन एजेंसी और सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर दिखाई दी है। यानी डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन तक जो एचएएल की भूमिका है वो काफ़ी बड़ी होती थी। लेकिन एमका के साथ सरकार बिल्कुल अलग मॉडल अपना रही है और यही सबसे बड़ा बदलाव है। तो यहाँ पर अब नेतृत्व कौन करेगा? नई रिपोर्ट्स की बात माने तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास की कमान अब मुख्य रूप से गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट, डीआरडीओ और आडा के पास होगी। यानी इंजन की डिज़ाइन, कोर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट इन संस्थाओं के द्वारा नेतृत्व में किया जाएगा और इनका नेतृत्व भी यही कंपनियां करेंगी। फ्रांस के प्रसिद्ध इंजन निर्माता कंपनी सैफरान इस प्रोजेक्ट में भारत की तकनीकी साझेदार होगी। दोनों मिलकर नया इंजन विकसित करेंगे। इसका मतलब केवल इंजन खरीदना नहीं है, बल्कि नई तकनीक विकसित करना, डिज़ाइन बनाना और भारत में तकनीकी क्षमता को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य होगा। तो अब यहाँ पर क्या एचएएल की भूमिका बिल्कुल खत्म हो गई है? तो इसका सिंपल जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट से बाहर बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ये करना कोई समझदारी का फैसला भी भारत के लिए नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका अब ज़्यादा फोकस्ड होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है बेसिकली ये इंजन के निर्माण में सहयोग करेगा, ये बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग करेगा, सप्लाई चेन डेवलपमेंट हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया और सैफरॉन के साथ जो संयुक्त उत्पादन है इसमें इनकी भूमिका काफ़ी बड़ी होने वाली है। यानी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी जीटीआरई तथा सैफरॉन के पास रहेगी, जबकि बड़े स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो भूमिका है ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण होने वाली है। अब ये सैफरॉन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सैफरॉन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एरो इंजन कंपनियों में से एक है। यही कंपनी राफेल के M88 इंजन को बनाती है और भारत और सैफरॉन पहले से कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। दोनों कंपनियों की जॉइंट वेंचर भारत में मौजूद है और अब एमका इंजन जो प्रोसेस है या प्रोग्राम है, इस साझेदारी के अंतर्गत दोनों देशों के बीच में सैन्य संबंध और प्रगाढ़ होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब एमका प्रोग्राम में इस साझेदारी को बेसिकली जीटीआरई और सैफरान लीड करेगी, जबकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वास्तव में अगर गहरा हुआ तो भारत भविष्य में जो हाई थ्रस्ट इंजन है वो स्वयं विकसित करने की दिशा में तेज़ी से आगे भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं उस मुद्दे पर जिसका जवाब सुनने के लिए आप आए हैं कि सरकार इतना बड़ा बदलाव क्यों कर रही है। क्या सरकार एचएएल के पीछे चली गई है? देखिए, ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि सरकार एचएएल के पीछे चली गई है। रही बात इस बदलाव की, तो सरकार अब पूरे एरोस्पेस सेक्टर को बदलना चाहती है। पहले लगभग हर बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास चला जाता था, लेकिन अब जिम्मेदारियां अलग अलग संस्थाओं में बांटी जाएंगी। और यह डिसीजन इसलिए भी ज़रूरी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय मल्टीपल फाइटर जेट प्रोग्राम में इंगेज्ड है। फिर चाहे वो तेजस मार्क 1 अल्फा हो, तेजस मार्क 2 हो, HLFT-42 हो या फिर हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन हो। ऐसे
में एक और बड़ा प्रोग्राम अगर एचएएल के कंधे पर रख दिया गया तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि काम बहुत तेजी से होगा। और इसीलिए सरकार एक ही कंपनी की मोनोपोली ना रख करके अब जो काम है उसको अलग अलग कंपनियों में बांटना चाहती है। और यहाँ पर जिम्मेदारियां इसीलिए अब अलग अलग संस्थाओं को बांटी जा रही हैं। इस मॉडल के कुछ फायदे भी हैं। पहला फायदा तो ये है कि डेवलपमेंट काफ़ी तेज होगा, यानी पहले जो लेट लतीफ़ी हमें देखने को मिलती थी उससे काफ़ी राहत मिलेगी और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक होगा। दूसरा, विशेषज्ञ संस्थाओं को बेहतर हम उपयोग कर पाएंगे, यानी जिनके पास कैपेबिलिटी है उनके कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करने का ये एक सुनहरा अवसर होगा। और तीसरा फायदा ये है कि निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी। बहुत सारी ऐसी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती थी लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला, और अब उनको अवसर दिया जाएगा और उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, जिससे ये प्रोग्राम हमें काफ़ी तेज होता नजर आएगा। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अभी तक क्योंकि एचएएल की मोनोपोली होती थी तो वो अपने हिसाब से ही काम करते थे, वो अपने डिले को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपनियों के बीच में दबाव बढ़ेगा काम को पूरा करने का, और इसका सीधा फायदा इंडियन आर्म फोर्सेस को मिलेगा क्योंकि उन्हें जो उपकरण और हथियार हैं वो जल्द से जल्द मिल पाएंगे। इसके अलावा किसी एक संस्था पर पूरा दबाव नहीं होगा काम को पूरा करने का, जो अभी तक हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर देखने को मिला है। यानी अब भारत डिस्ट्रीब्यूटेड एरोस्पेस इकोसिस्टम को बना रहा है। तो क्या इससे निजी कंपनियों को फायदा मिलेगा? तो इसका सीधा जवाब है हाँ। इस मॉडल से केवल सरकारी संस्थाएं ही नहीं बल्कि कई भारतीय निजी कंपनियां भी जुड़ेंगी जो एडवांस मटेरियल, कंपोजिट स्ट्रक्चर, इंजन पार्ट्स, एवियोनिक्स और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल रखती हैं। और इन सभी क्षेत्रों में निजी उद्योग को भी नए अवसर मिलेंगे और वो दिखा पाएंगे कि वो किस प्रकार से इस प्रकार के प्रोग्राम में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन चुनौतियां तो रहेंगी। हालांकि ये मॉडल काफ़ी आधुनिक है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। 110 से लेकर 120 किलोन्यूटन वर्क का इंजन विकसित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, एडवांस टर्बाइन टेक्नोलॉजी, हाई टेम्परेचर मटेरियल, फेडेक सिस्टम, कंबशन टेक्नोलॉजी, एक्सटेंसिव ग्राउंड टेस्टिंग और फ्लाइट टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीमित रहा तो भारत को कई तकनीकें स्वयं विकसित करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए ये प्रोजेक्ट आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये खबर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका के कम होने की नहीं बल्कि भारत के पूरे इकोसिस्टम को बदलने की है, उसको अपग्रेड करने की है। एमका इंजन अब केवल एक कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें जीटीआरई, डीआरडीओ, आडा, एचएएल, सैफरॉन और भविष्य में कई भारतीय निजी कंपनियां मिलकर काम करेंगी। और अगर ये मॉडल सफल होता है तो भारत न केवल अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाएगा बल्कि भविष्य में पूरी तरीके से स्वदेशी हाई थ्रस्ट जेट इंजन विकसित करने की क्षमता को भी हासिल कर सकता है। हालांकि अभी तक सरकार या संबंधित एजेंसियों ने एचएएल के अंतिम भूमिका पर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं दी है। बहुत जल्दी हमें क्लियर हो जाएगा कि एचएएल को क्या क्या भूमिकाएं मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एचएएल को पूरी तरीके से बाहर करना चाहिए या एचएएल के पास एक जो लंबा एक्सपीरियंस है उसे हमें सही समय पर यूटिलाइज करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।